परंतु उससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो अभी हो चुका है पहले, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे, उसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ताकि कुछ भी लिंक कर पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो ये माइनिंग इंस्पेक्टर का एक पेपर हम डिस्कस करेंगे और आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आंसर की जारी की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है क्वेश्चन को डिस्कशन को जो है स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 2001 टू 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं 2001 से लेकर 2011 तक हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की जो दशक वृद्धि रही वो कितनी रही। देखो 2001 से 2011 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये 12.94% रही थी। तो 12.9 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कितनी रही ये आपको पता चल गया। यहाँ से ना कुछ और भी चीज़ें बन सकती हैं एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि ये तो हो गई 2001 और 2011 के बीच में, परंतु इससे पहले 2001 में डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, यानी कि 1991 से लेकर 2001 के बीच की डिकेडल ग्रोथ पूछी जा सकती है। तो वो थी 17.54%। वो भी आपने ध्यान रखना है, 17.54% जो था वो थी। ये तो हो गया डिकेडल ग्रोथ के बारे में। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी एक दशक में, वो हो गया। परंतु अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में सेक्स रेशो कितनी रही, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। पढ़ा है हमने, रिवाइज कर लेते हैं। 2011 की जब जनगणना हुई तो 972 थी। उससे पहले जब 2001 की जनगणना हुई तो कितनी थी, 2001 के अकॉर्डिंग ये 968 थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह हिमाचल में हम डेंसिटी की बात करते हैं कि डेंसिटी पहले कितनी थी, अब कितनी है। 2011 में अगर हम देखेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी हिमाचल की थी 123, ये डेंसिटी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार डेंसिटी कितनी थी, वो थी 109। ये आपने ध्यान रखना है। इससे भी और ज़्यादा डिटेल में तो हमने मिशन एलाइड में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पर तो हम सिर्फ 2001 और 2011 का सेंसस ही देख रहे हैं, परंतु और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मिशन एलाइड को फॉलो करते रहें। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। यहाँ पर धुमती दिया गया है, क्या ये किन्नौर में पड़ता है। दूसरे में जो है बजौरा दिया गया है, क्या ये कुल्लू में पड़ता है। तीसरे में चौंतड़ा दिया गया है, क्या ये मंडी में पड़ता है। और चौथे में नाको दिया गया है, नाको के लाहौल स्पीति में पड़ता है। नाको लाहौल स्पीति का नाम सुनते ही माइंड में स्ट्राइक किया होगा कि नाको लेक तो हमने पढ़ी है, नाको लेक लाहौल स्पीति में नहीं है, ये तो किन्नौर में हमने पढ़ी है, तो ये किन्नौर यहाँ पर होगा। और ये ऑप्शन डी ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो धुमती किन्नौर में पड़ता है, बजौरा कुल्लू में पड़ता है, चौंतड़ा जो है वो मंडी में पड़ता है। या फिर नाको का आपने ध्यान रखना है, नाको जो है वो किन्नौर में पड़ता है। किन्नौर में क्या कोई और भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक या कोई इंपॉर्टेंट वैली आती है, तो किन्नौर में एक तो सुरंग लेक आती है, वो आपने ध्यान रखनी है। सुरंग लेक कहाँ पर पड़ती है, तो वो किन्नौर में जो है वो पड़ती है। दूसरी ओर मैंने वैलीज़ का नाम भी दिया। वैलीज़ का नाम क्यों लिया वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि हांगरंग वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है, क्या वो लाहौल स्पीति में है, क्या वो किन्नौर में है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा ही ध्यान रखना है कि हांगरंग वैली जो है वो किन्नौर में जो है वो पड़ती है। किन्नौर में बसपा वैली भी पड़ती है, बसपा वैली जिसको जो है वो सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। और चितकुल विलेज जो है ना वो इसी वैली में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक्स भी हम जान लेते हैं, क्योंकि लेक के बारे में भी क्वेश्चन एक बनता है और सीधा गलत नहीं हो, ये क्वेश्चन कभी भी होने चाहिए। देखो लाहौल स्पीति में जो है वो चंद्रताल झील पड़ती है, सूरजताल झील पड़ती है। लाहौल स्पीति में जो है वो दीपक ताल झील पड़ती है, यूनामसो झील पड़ती है, विशाल ताल जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो वो आपने लाहौल स्पीति का भी ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति का भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं कलासर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कलासर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। देखो अगर हम कलासर झील की बात करते हैं कि ये हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम मंडी की ही इंपॉर्टेंट लेक्स को रिवाइज करना चाहें, मंडी की ही इंपॉर्टेंट लेक्स को एक बार देखें, तो मंडी में आपने ध्यान रखना है कुंतभ्योग झील मंडी में आती है, कलासर झील मंडी में आती है, मंडी में रिवालसर झील आती है, पराशर झील आती है, पंडोह झील आती है, सुखसार झील मंडी में आती है, कुमारवाह झील जो है वो मंडी में आती है। वो मंडी की लेक्स आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर देख लीजिए एक सारी की सारी लिखी गई हैं, ये कलासर, पंडोह, सुखसार, कुंतभ्योग, कुमारवाह, पराशर, रिवालसर मंडी की। कुल्लू की अगर हम बात करें, भृगु झील, सयोलसर झील, मंतलाई झील, सिंगटिंगू झील, दशहर झील, दियोरी झील, हंसा झील, ये जो है वो कुल्लू में आती हैं। लाहौल स्पीति की तो हमने अभी रिवाइज की, चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, यूनामसो, नीलकंठ भी यहाँ पर एक लेक है, वो भी आपने ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पता चल गया जो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती हैं, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर की हम पहले पढ़ चुके।
इतना ही जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड द लोएस्ट रेवेन्यू रेसिपिएंट एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल का जो 2023-24 का बजट था, इस बजट के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति सबसे कम हुई। अगर हम इन ईयर्स को देखेंगे और बात करेंगे कि राजस्व प्राप्ति सबसे कम कब हुई, तो राजस्व प्राप्ति सबसे कम जो था वो 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें एक्चुअल जो 2021-22 था उसमें जो है राजस्व प्राप्ति सबसे कम हुई। परंतु देखो इस क्वेश्चन को ना आंसर की के अकॉर्डिंग चैलेंज भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, मैं आपको डाटा बताता हूँ। जो टोटल रेवेन्यू रिसीव हुआ ना वो कितना हुआ हिमाचल को, अगर हम 2021-22 एक्चुअल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये था 37,309 जो था ये था। और Unlock your future with CUCET, Chandigarh University Common Entrance Test. ये था और करोड़ में जो है ये डाटा दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये था 36,375, 36,375 करोड़ में ही ये डाटा दिया गया है। 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 38,945, 38,945 ये भी करोड़ में ही है। और अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 37,999, 37,999 करोड़ जो है ये है। तो इन सभी को अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शन बी 2022-23 का जो बजट एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग जो है रेवेन्यू जो रिसीव हुआ वो लोएस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु देखो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया है रेवेन्यू रिसीव, परंतु यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीव होता है ना उसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, उसमें सेंटर का जो टैक्स होता है वो होता है, स्टेट का जो टैक्स होता है वो होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू उसमें होता है, और उसको जो टोटल मिलाकर बनता है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा गया था, लोएस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड एज पर हिमाचल प्रदेश बजट। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोई भी रेवेन्यू या फिर टैक्स स्टेट का, सेंटर का या फिर नॉन टैक्स वो मेंशन नहीं किया गया था। तो होपफुली ये आंसर की आने पर ही पता चलेगा। मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर बता दिया है इसका। वैसे तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू इज प्रपोज्ड टू बी कलेक्टेड एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जो है वो कितना भू राजस्व प्राप्त करने का अनुमान है। तो देखो 2023-24 के बजट के अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो अनुमान है 17.16 करोड़। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 17.16 करोड़ का जो है भू राजस्व प्राप्त करने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट रूप से मेंशन किया गया है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का ही मैं आपको कुछ और डाटा भी बता देता हूँ। जैसे कि लैंड रेवेन्यू की 2023-24 की यहाँ पर बात की गई है तो वो 17.16 है। अगर 2022-23 की बात की गई होती तो 15.02 आता, 15.02 आता। तो अगर बात की गई होती यहाँ पर 2022-23 की, एक तो 2022-23 ये रिवाइज्ड है और एक 2022-23 जो है वो बजट के अकॉर्डिंग भी होता है, बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भी होता है। बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो 23.06% था, 23.06% था। ठीक है जी। अगर आप देखेंगे 2021-22 में जो एडवांस एस्टिमेट है 2021-22 का तो उसके अकॉर्डिंग 4.81%। हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे 2023-24 को ही, इतना ही याद रह जाए वो भी बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, बोला गया है द सवां रिवर मर्जिज विद सतलुज इन ऊना डिस्ट्रिक्ट की सवां नदी जो है वो सतलुज के साथ मिलती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ये बोला गया है। तीसरे में बोला गया है बैजनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मर्चेंट्स। चौथे में बोला गया है कि निर्मंड इज सब तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। और चौथी में बोला गया है हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल हैड 30 मेंबर्स इन 1956। देखो सबसे पहले अगर सवां नदी की बात की जाए तो सवां नदी मिलती तो है सतलुज के साथ, परंतु ऊना में ये नहीं मिलती। ऊना में तो ये बहती है सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद ये आगे चलकर रोपड़ के समीप कहीं पर जाकर जो है वो मिल जाती है सतलुज के साथ। रोपड़ में भी अलग विलेज है कोई, वहाँ पर नगरान करके विलेज है, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। परंतु ये आपने ध्यान रखना कि पंजाब में जाकर मिलती है, यहाँ पर ये नहीं मिलती। अगला है बैजनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मर्चेंट्स। बिल्कुल सही बात है कि बैजनाथ का जो मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है वो 2 व्यापारी भाई थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। 2 मर्चेंट्स थे ये, जिनका नाम आहूका और मनियूका था।
आहुका और मनियुका के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया था। अब देखो इस मंदिर को भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस मंदिर में जो है वो बैजनाथ में जो है दशहरा भी नहीं मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लगभग 19th सेंचुरी के आसपास राजा संसार चंद के द्वारा कुछ अमाउंट भी डोनेट किया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। ये पता चल गया, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी सही आंसर है। हम तीसरी स्टेटमेंट को भी देखते हैं। निरमंड इज अ सब तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो देखो निरमंड जो है वो सब तहसील है, डिस्ट्रिक्ट शिमला की नहीं, ये जो है वो कुल्लू में पड़ता है। निरमंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, शिमला में नहीं, ये कुल्लू में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और निरमंड में क्या, निरमंड से अगर आप ध्यान रखेंगे तो सतलुज नदी ये इंपॉर्टेंट नदी है, और सतलुज नदी जो है वो निरमंड को भी टच करती हुई जो है निकलती है। निरमंड के समीप से ही जो है वो सतलुज नदी निकलती है, वो भी ध्यान रखें। निरमंड में जो है वो भुंडा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल को पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो कहते हैं, और ये जो है वो 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। बुढ़ी दिवाली भी जो है वो निरमंड में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। चौथी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलते हैं तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल हैड 30 मेंबर इन 1956 की हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो थी, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल में 30 मेंबर हुआ करते थे, ये बोला गया है। देखो अगर हम टेरिटोरियल काउंसिल की बात करते हैं तो टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में भी हमने जाना था कि हिमाचल देखो पहले तो जब 1952 में यहाँ पर इलेक्शन हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, परंतु उसके बाद क्या हुआ 1956 में, दिसंबर 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में पास किया जाता है, और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है टेरिटोरियल काउंसिल के साथ। और हिमाचल टेरिटोरियल काउंसिल में 43 मेंबर जो था वो उस टाइम थे, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल काउंसिल जो बनी थी उसके चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो ठाकुर करम सिंह को जो था वो चेयरमैन बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी जो है वो मिल जाता है। 1956 में जब हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलता है तो 1956 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो उस टाइम राजा बजरंग बहादुर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बनाए जाते हैं, वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटी हेल नेट सब्सिडी इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2021। तो बोलते हैं कि 2021 तक हिमाचल प्रदेश में जो ओले रोधक नेट्स हैं उन पर कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं तो एंटी हेल नेट्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि हम आपको सब्सिडी भी जो है वो देंगे, आप चिंता मत करो, तो इसमें 80% सब्सिडी देने की बात कही जाती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दूसरा, हमने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था कि 80% सब्सिडी दी जाती है, हमने एक और डाटा जाना था 31 दिसंबर 2023 तक जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो कितने किसानों को जो है वो फ़ायदा मिल चुका है। तो 31 दिसंबर 2023 तक इस स्कीम के तहत 566 फार्मर्स को जो है वो फ़ायदा मिल चुका है, ये भी हमने जाना है एंटी हेल स्कीम के बारे में। अब क्वेश्चन एक बच जाता है यहाँ से कि 31 दिसंबर 2023 तक कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है इसके ऊपर, तो 7 करोड़ रुपया जो है वो स्पेंड किया गया है इस योजना के तहत, ये आपने ध्यान रखना है। या फिर 7 करोड़ फंड जो है वो स्पेंड किया गया है इस योजना के तहत, जिससे 566 किसानों को जो है वो फिर फ़ायदा जो है वो मिलता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन टू नेशनल पॉपुलेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की प्रतिशत की पहचान कीजिए। देखो नेशनल पॉपुलेशन में जो है हमारा जो राष्ट्रीय जनसंख्या है उसमें हिमाचल की पॉपुलेशन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो वो 0.57% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो ये तो हो गई हमारी पॉपुलेशन, जो इंसान है उनकी पॉपुलेशन एक तरह से ये हो गई, राष्ट्रीय जनसंख्या हो गई। परंतु हम यहाँ पर लाइव स्टॉक जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लाइव स्टॉक सेंसस 2019 की बात करेंगे तो इंडिया का जो टोटल लाइव स्टॉक है, मतलब इंडिया में जितने भी लाइव स्टॉक हैं उनमें से जो है वो 0.82% जो है वो हिमाचल कंट्रीब्यूट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर उसी तरह हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री में हिमाचल का कंट्रीब्यूशन 0.16% जो है वो रहता है। लाइव स्टॉक का मतलब नहीं पता, तो लाइव स्टॉक मतलब पशुधन जो है हिमाचल के पास वो पूरे इंडिया के 0.82% कंट्रीब्यूट करता है। पोल्ट्री तो आपको पता है 0.16% हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी सीट्स ऑफ मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी वर एलोकेटेड टू प्राइवेट कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2022-23। हमने 2023 भी पढ़ा है, 2023-24 भी पढ़ा है, 2022-23, 2023-24 दोनों पढ़े हैं। बोलते हैं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान हिमाचल के निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए मास्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी की कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। तो देखिए ये जो 2022-23 का हमारे पास डाटा है, इसके अकॉर्डिंग 92 सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस को जो है वो एलोकेट की गई थी। अगर हम बात करते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन जो MBBS है उसकी और पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या पूरा डाटा हमारे पास निकल कर सामने आता है। हमें ये पता चलता है कि अगर हम मास्टर्स की श्रेणी में बात करते हैं, सबसे पहले तो मास्टर की श्रेणी में हमें ये पता चलता है कि मास्टर्स जो डिग्री है मेडिसिन में और मास्टर जो सर्जरी में है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस को अलग अलग सीटें एलोकेट की गई, जिसमें से टोटल सीटें तो थी 322 टोटल सीटें एलोकेट की गई। अब कुछ थी गवर्नमेंट को और कुछ थी प्राइवेट को। प्राइवेट को तो थी 92 और बाकी जो 230 बच जाती हैं वो थी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह अगर हम MBBS की बात करते हैं तो 2022-23 के एकेडमिक सेशन के दौरान 870 जो है वो MBBS की सीटें जो हैं वो भरी गई, जिसमें से प्राइवेट और गवर्नमेंट कितनी थी, गवर्नमेंट थी जिसमें से 720 और प्राइवेट थी 150, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, MBBS का भी पता चल गया, मास्टर्स का भी पता चल गया। अगर यही डाटा हम देखेंगे, ये तो 2022-23 का है, अगर हम यही डाटा देखेंगे 2023 के अकॉर्डिंग, 2023-2024 सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये डाटा देखते हैं तो क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि 870 जो है वो MBBS की टोटल सीटें भरी गई। इसमें से जो था वो 720 जो था वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भरी गई और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर 150 भरी गई। अगर हम बात करते हैं MD की, यानी कि जो मास्टर्स में प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ये दो टीचर्स की प्रेम कहानी है। संजय ने मीरा को एक खास प्रपोजल देना था, इसलिए उसने फेसबुक का सहारा लिया। MD की, यानी कि जो मास्टर्स में प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी, जिसको MD और MS कहते हैं, उसमें जो है वो 333 सीटें जो है वो टोटल भरी गई, 333 सीटें जो है वो टोटल भरी गई। इन 333 सीटों में से जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भरी गई वो 241 भरी गई और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो SM 92 ही जो था वो भरी गई, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट अराइवल ऑफ टूरिस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो बोलते हैं कि 2022 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक पर्यटक हमें कहाँ पर देखने को मिले, सबसे अधिक टूरिस्ट हमें इनमें से मंडी में देखने को मिले। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस डाटा को अगर एनालाइज किया जाए तो हमें कितने टूरिस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले वो पता होना चाहिए। सबसे पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बिलासपुर में 18,44,175 टूरिस्ट जो हैं हमें देखने को मिले। कांगड़ा में अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग, तो कांगड़ा में हमें कितने टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, कांगड़ा में कम टूरिस्ट देखने को मिला। कांगड़ा में जो है 4,10,843 टूरिस्ट जो हैं वो देखने को मिले। सोलन की अगर हम बात करते हैं, सोलन में कितने टूरिस्ट देखने को मिले, तो सोलन में 17,55,813 टूरिस्ट हमें देखने को मिले। मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में कितने टूरिस्ट देखने को मिले, मंडी में जो है वो 22,71,734 टूरिस्ट जो हैं वो देखने को मिले। तो इनकी स्टोरी टेलर पेंटिंग थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्टोरी टेलर पेंटिंग की जो था वो नीलामी हुई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एक बार फिर से देख लीजिए। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ अमृता शेरगिल वाज ऑक्शन्ड इन 2023। तो अमृता शेरगिल की 2023 में स्टोरी टेलर पेंटिंग को जो था वो ऑक्शन किया गया था। अमृता शेरगिल के बारे में मिशन एलाइड की अभी अब लेटेस्ट पार्ट अगर हमारा देखेंगे तो उसमें डिटेल से मैंने इनके बारे में बताया है, बस वहाँ से देख लेना। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इन किताबों को हम बहुत बार रिवाइज भी कर चुके हैं, इनमें से कौन सी किताब जो है नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो आज़ाद देसाई किताब है ये नरेंद्र अरुण के द्वारा नहीं लिखी गई है। पीयूष गुलेरी ने जो है वो 4वीं किताब लिखी है, सही बात है। नंद कुमार ने गद्दी जनजीवन किताब लिखी है, सही बात है। पंडित भवानी दत्त ने लहरा धरा दी किताब जो है वो लिखी है, ये सही बात है। तो 13 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 14 में अगर आप देखेंगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ईयर ऑफ द अमंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश
स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लेटर ऑन रिनेम्ड एज हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 1974 में हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। क्या 1974 में किसी और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन या किसी और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई? हाँ, अगर की गई तो वो किसकी जो था वो 1974 में की गई थी। 1974 में हमारा जो हिप्पा है, हिप्पा में जहाँ पर अगर आप अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, HAS बनते हैं, जिसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में ही आपका जो HRTC है, HRTC की स्थापना भी 1974 में की गई थी। तो ये भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपका पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द ओवरऑल रैंक ऑफ चंबा इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में चंबा का क्या रैंक रहा, ये सिंपली जो है वो पूछा गया। अगर हम चंबा के रैंक की बात करते हैं तो चंबा का यहाँ पर 6th रैंक जो था वो रहा था। ये क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन तो ऐसा हो गया है कि अब तो ये याद भी हो गया होगा। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के रैंक एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये स्टिल जो है वो इम्पोर्टेंट है ही है। देखो, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कांगड़ा का जो था वो पहला रैंक रहा था। कांगड़ा का दूसरा रैंक जो था वो बिलासपुर का था, तीसरा रैंक ऊना का था, चौथा रैंक हमीरपुर का था, पांचवा रैंक मंडी का था, छठा रैंक जो था वो चंबा का था, सातवां रैंक जो था वो शिमला का था, आठवां रैंक कुल्लू का था, नौवां रैंक सिरमौर का था, 10वां रैंक किन्नौर का था और 11वां रैंक सोलन का था, 12वां रैंक लाहौल स्पीति का था। ये रैंक आपने ध्यान रखने हैं। और अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर देख के आपको पता चल रहा है कि पेपर को लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ पर तो सिर्फ 50 क्वेश्चन थे, वहाँ पर होंगे 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन किस तरह से मैनेज करने हैं, इतने टाइम में फिजिकली मेंटली आप कैसे प्रिपेयर होंगे, वो आप टेस्ट सीट से मेंटेन आपको कर सकते हैं। तो टेस्ट सीट्स प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी और डेफिनेटली आपको अपना नाम जो है वो फिर मेरिट लिस्ट में भी देखने को मिलेगा अगर अच्छे से तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन एरिया। बोलते हैं कि किस स्टेट का जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इनमें से। तो अगर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु हैव वॉन राजस्थान असेंबली हेल्ड इन नवंबर 2023। देखो, नवंबर में जो राजस्थान में इलेक्शन हुए थे उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वुमेन पूछा गया है कि कितनी जीती, तो 17 का ऑप्शन ए 20 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल अगर हम देखेंगे तो लोकसभा के इलेक्शन हुए, एक महिला जीत कर गई। विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तब इलेक्शन जब हुए थे तब एक ही महिला जीत कर आई थी। उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, एक और महिला जीती। तीसरी बार बाई इलेक्शन हुए, एक और महिला जीती। अभी टोटल 3 विधानसभा में महिलाएं हो चुकी हैं, लोकसभा में जो है हमारे पास एक महिला है। ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं द कोविड-19 वेरिएंट वायरस विच हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन इंडिया इज नेम्ड। वो कोविड-19 का जो वेरिएंट इंडिया में कन्फर्म किया गया है वो JN1 है। 18 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 19 में बोलते हैं द विलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो किस विलेज को, कहाँ के विलेज को जो है वो बेस्ट अवार्ड ये दिया गया है, तो 19 का ऑप्शन भी गुजरात। ऑप्शन गुजरात के विलेज को जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो एक अच्छे पर्यटन ग्राम का दर्जा जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट वेन्यू एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1946। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1946 का, उसके जो आपको प्रेसिडेंट बताने हैं और वेन्यू बताना है, सही कौन सा है। देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए मेरठ में ये सेशन हुआ था और आचार्य JB कृपलानी के द्वारा जो है उसको प्रिजाइड किया गया था। पता होना चाहिए था सिर्फ मेरठ में ये सेशन हुआ था। बिल्कुल सही आपका ये आंसर क्वेश्चन हो जाता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखो यही सेशन नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे सेशन हुए। कुछ एक इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था वो 1924 का सेशन था। 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगांव में जो था वो सेशन को प्रिजाइड किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में लाहौर सेशन को जो था वो प्रिजाइड किया था। 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची में सेशन को जो था वो प्रिजाइड किया था। ये आपने ध्यान रखना है। 1905 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है वो बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता में सेशन को प्रिजाइड किया गया था। 1907 में सूरत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सेशन को प्रिजाइड किया गया था। और पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो बम्बई में हुआ था और WC बनर्जी, वेमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं
बोलते हैं व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मेडल टैली। तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल टैली थी उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा था। इंडिया का चौथा रैंक वहाँ पर रहा था, परंतु अभी ओलंपिक्स में देखो इंडिया ने अभी तक 3 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, और अभी देखेंगे ओलंपिक्स एंड तक जो है क्या बनता है, कितने मेडल और कितने नंबर पर इंडिया पहुंचता है आकर। 22 क्वेश्चन में बोलते हैं द यूनियन बजट 2023-24 हैज़ प्रपोज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ। तो बोलते हैं यूनियन बजट 2023-24 में राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज रहित उधार कितने समय के लिए देने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये रखा गया है कि ये 1 ईयर के लिए जो है वो दिया जाएगा, ठीक है जी। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन ये रखा गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो किताबें दी गई हैं। क्या आप सच में महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए? हाँ, वो कैसे? ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू। ये क्या होता है? लो तुम्हारे ड्रॉप सर्विसिंग वाली दीदी आ गई, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। देखो ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में एक पर्सन है, मैच तो किताबें दी गई हैं, उनके राइटर दिए गए हैं। अब बताना है कि नॉट करेक्टली मैच जो है वो कौन सी है। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो ये राजमोहन वाइफ किताब लिखी गई थी, बिल्कुल सही बात है। शशि थरूर ने जो है वो ग्रेट इंडियन नोबल किताब लिखी है, सही बात है। चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड किताब लिखी है, बिल्कुल सही बात है। विक्रम सेठ ने ये शैडो लाइन्स किताब नहीं लिखी है, ये जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये जो है वो ऑप्शन डी 23 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 24 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री से राइटर हैज़ गॉट बुकर्स प्राइज़। तो बुकर्स प्राइज़ 2023 का जो है वो किस कंट्री के राइटर को दिया गया, तो ये दिया गया आयरलैंड के राइटर को। 24 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, बुकर प्राइज़ 2023 का किसको दिया गया था, कमेंट करके आप बताएंगे उनका नाम। 25 में बोलते हैं द कंट्री विच डिस्ट्रॉयड ऑल इट्स स्टॉक पाइल्स ऑफ केमिकल वेपन इन 2023। तो ये है ऑप्शन है यूएस से, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स कॉन्टिनेंट। तो इनमें से कंट्रीज़ और उनके कॉन्टिनेंट दिए गए हैं जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो आपको बताना है। तो इनमें से उरुग्वे और नॉर्थ अमेरिका जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन आर्कटिक्स सी ली पर डिकेड। तो आर्कटिक समुद्र की प्रति दशक क्षीण होती बर्फ के प्रतिशत के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये डिक्लाइन हो रही है एट द रेट 11.5%, ऑप्शन बी जो है वो 27 का सही आंसर है। 28 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेंसी। कंट्री और उनकी करेंसी दी गई है वो करेक्टली मैच नहीं है। देखो बेल्जियम की करेंसी यूरो है, सही बात है। ब्राज़ील की रियल है, बिल्कुल सही बात है। इस्टोनिया की यूरो है, ये सही बात है। हंगरी की यूरो नहीं है, ऑप्शन डी जो है और नॉट करेक्टली मैच है। हंगरी कंट्री की जो करेंसी है वो है फोरिंट, ये आपको ध्यान रखना है, फोरिंट यहाँ की करेंसी है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग country is not included among the top 10 countries in the list of most peaceful countries of Global Peace Index 2023। तो बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग बात की गई है कि यहाँ पर जो है वो किस देश को शीर्ष 10 देशों में जो है वो सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें जो है वो कौन सी कंट्री को शामिल नहीं किया गया है, कनाडा को शामिल नहीं किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज के ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री फॉर होम द आसियान मेंबर्स हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट इन इट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं उस देश का नाम बताइए जिसको जो है वो आसियान के सदस्य अपने सिद्धांत रूप में जो है शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो आसियान जो है वो कंट्रीज शामिल हुई जो है वो एग्री हुई है ईस्ट तैमूर को जो है वो अपने अंदर शामिल करने के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, देखो आसियान में थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, सिंगापुर आता है, लाओस आता है, इंडोनेशिया आता है, म्यांमार आता है, मलेशिया आता है, ब्रुनई आता है, फिलीपींस आता है। ये 10 कंट्रीज जो हैं वो आसियान में अभी आती हैं। ईस्ट तैमूर को ये शामिल एग्री कर हुए हैं शामिल करने के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि देखो बहुत सारे अभी हमें ये भी आए कि आप
जो वीडियोस डालते हैं ना उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब किया भी है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब आप सभी को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, हिंदी का क्वेश्चन जो है वो अब चलेगा। बोलते हैं बिगुल मूल किस भाषा का शब्द है? तो बिगुल जो है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन डी फ्रांसीसी भाषा का ये मूल रूप है। हाँ, अगर एक बात ध्यान रखना कि ये सारे के सारे पेपर मैंने PDF जो है टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसाद शब्द का अर्थ नहीं है? तो 32 का जो है वो ऑप्शन ए महल हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है? तो 33 का जो है वो ऑप्शन बी अनुसुया जो है वो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 34 में बोलते हैं मुझे सन्नाटा पसंद नहीं, इसमें जो है वो सन्नाटा को रेखांकित किया गया है, किस भेद का उदाहरण है? तो 34 का जो है वो ऑप्शन सी भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। वो शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो 35 का जो है वो ऑप्शन ए अनुचित जो है वो भिन्न है। आगे बोलते हैं प्रविशेषण शब्द वो हैं जो प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। 36 का ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बेख टके समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो बेख टके में जो है वो ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास जो है वो आता है। बुरी तरह हारना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है, तो बुरी तरह हारना के लिए है ऑप्शन बी मुंह की खाना। निम्नलिखित में से सरल शब्द की पहचान कीजिए, तो 39 का ऑप्शन डी तालाब के किनारे स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था, ये सरल शब्द है। आगे बोलते हैं यहाँ पर दोहा दिया गया है, इसमें अलंकार बताना है, तो यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, ये दोहा दिया गया है, इसमें जो है 40 का ऑप्शन सी अन्योक्ति जो है वो अलंकार आ जाएगा। आगे बोलते हैं डज रोमिला अटेंड क्लासेस रेगुलरली, तो 41 का जो है इसमें आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है, 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आर द क्लासेस अटेंडेड बाय रोमिला रेगुलरली। 42 में बोलते हैं चूज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट फॉर्म है एवरी डे ही सेज टू मी आई हैव टू लीव अर्ली। 42 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। एवरी डे ही टेल्स मी दैट ही हैज़ टू लीव अर्ली। अरेंज करना है 43 को, तो इसका ऑप्शन सी SPTQR, इसको अरेंज कर लेना, इस तरह से आएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक है, बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन होगा यहाँ पर, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज क्रूशियल फॉर होगा यहाँ पर फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस 45 में बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। आई डोंट सी एनी स्ट्रॉन्ग रीजन वाई पीपल इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ये सही है। आगे बोलते हैं कृष्णा एडवाइज्ड दैट वी शुड डैश द सर्कमस्टांसिस, तो 46 का ऑप्शन है वी शुड अडेप्ट अवर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसिस, अडेप्ट अवर सेल्व्स होगा, अवर सेल्व्स टू द सर्कमस्टांसिस ये होगा। 47 में बोलते हैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पर इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है, तो बी डन विद इट, इसका जो है वो क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी फिनिश इट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। कंप्लीट करना है सेंटेंस को, बोलते हैं टीना बोलती है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दी गैजेट्स, तो जिनत बोलता है, जिनत क्या बोलता है, ये बोलता है आई विल टेल यू हाउ टू ऑपरेट इट, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा, तो बोलते हैं आई एम रियली गुड एट मेकिंग प्लान्स, 49 का ऑप्शन ए आर नॉट आई हो जाएगा, आर नॉट आई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 50 में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउज अस टू टेक प्रोएक्टिव, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्टेप्स इन मेकिंग द थिंग्स इजीली, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। टेलीग्राम पर इस पेपर को आप अवेल कर सकते हैं